साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और ये आज हमारा जो है टेस्ट नंबर 10 है, यानी फुल टेस्ट नंबर 4 रहेगा। ठीक है, टेस्ट नंबर 9 तक हो चुके हैं, आज टेस्ट नंबर 10 रहेगा। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा हमारी जीएस वर्ड की भी टेस्ट सीरीज़ जो है 14 टेस्ट सीरीज़ मैंने उसमें अपलोड किया है, वो जाके देख सकते हैं। साथ में आरओ के लिए अलग से टेस्ट चल रहे हैं, वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन आप छोटी छोटी जो सूचनाएं होती हैं रेगुलर की, उसको आप कम्युनिटी टैब में जाके देख सकते हैं। आपको वहाँ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टेस्ट नंबर 10 को। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जनवरी 2023 में प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव निष्ठा पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। ये जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत द्वारा सह प्रायोजित किस संकल्प को अपनाया गया? तो ये अपनाया गया है लोकतंत्र के लिए शिक्षा। ठीक है, जनवरी 2023 में भारत द्वारा सह प्रायोजित संकल्प लोकतंत्र के लिए शिक्षा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया है। यह संकल्प लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शिक्षा के अधिकार की पुष्टि करता है। इस संकल्प को सर्वसम्मति से अपनाया गया है। इस संकल्प का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को लोकतंत्र के लिए शिक्षा को उनके शिक्षा मानकों में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 2023 को जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? नई दिल्ली। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 20 से 26 दिसंबर 2022 के बीच आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2022 भारत के किस शहर में संपन्न हुआ? तो इस मेले का आयोजन भोपाल में हुआ था। कहाँ पे? भोपाल में। इसकी थीम रही है इस मेले की लघु वनोपज से आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में कौन सी राजनीतिक पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी है? तो ये बनी है आम आदमी पार्टी। बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, आम आदमी पार्टी को 9वीं पार्टी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला है, दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा भारत की आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष डाक टिकट जारी किया गया? तो ये डाक टिकट जारी किया गया था सर्बिया। कहाँ? सर्बिया में। सर्बिया द्वारा भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष डाकघर टिकट जारी किया गया। यह डाकघर टिकट सर्बिया के पहले उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री इविका डेशिक की उपस्थिति में जारी किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में गमोचा को केंद्र सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है असम से। ठीक है, गमोचा असम की संस्कृति और पहचान का प्रतीक माना जाता है। यह एक हस्तशिल्प उत्पाद है। गमोचा का शाब्दिक अर्थ तौलिया होता है, जिसे आमतौर पर घरों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क 2023 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यह प्रमाण पत्र ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके मूल्यांकन के 5 आयाम होते हैं। पहला, उच्च प्रदर्शन संस्कृति जो विश्वसनीयता है। दूसरा है सम्मान। तीसरा है निष्पक्षता। चौथा है उच्च विश्वास और पांचवा है गौरव और सौहार्द। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है वोलोदिमीर जेलेंस्की को। ठीक है, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की।
इनको जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। इसके साथ ही द स्प्रिंट ऑफ यूक्रेन को भी पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विषय में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। पहला है हिंदी। हिंदी के जो रचना हिंदी में जिसको पुरस्कार मिला है उनका नाम है बद्री नारायण पांडे। क्या नाम है? बद्री नारायण पांडे। पहला हमारा गलत है। बद्री नारायण पांडे हैं, उनकी एक रचना है तुमड़ी के शब्द के लिए पुरस्कार दिया गया है। यह एक कविता संग्रह है। ठीक है, अंग्रेजी के लिए दिया गया है अनुराधा राय को। ठीक है, उसके बाद जो है उनकी अनुराधा राय की रचना का नाम है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। संस्कृत के लिए जनार्दन पांडे को दिया गया है, तो दूसरा हमारा सही है। उनकी रचना है दीप माणिक्य, ये कविता है। ठीक है, और अंग्रेजी के लिए मैंने बता दिया कि अनुराधा राय को दिया गया है। ठीक है, तो तीसरा हमारा गलत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला और तीसरा, ऑप्शन सी, जो कि सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 को राष्ट्र को समर्पित 3 आयुष संस्थान में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। 3 आयुष संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं, उसमें से गोरक्षनाथ आयुष संस्थान गोरखपुर सम्मिलित नहीं है। बाकी तीनों नीचे के जो दिए गए हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोवा, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली, ये तीनों को जो है 3 आयुष संस्थान हैं जिनको राष्ट्र को अभी हाल ही में समर्पित किया गया है। ठीक है, और ये संस्थान अनुसंधान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करने के साथ ही बड़ी आबादी हेतु किफ़ायती आयुष सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20 नवंबर 2022 को मनाए गए विश्व बाल दिवस की थीम क्या थी। तो विश्व बाल दिवस की थीम रही है समावेशन हर बच्चे के लिए। ठीक है, ये 20 नवंबर 2022 को मनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही है। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये शीर्ष शहर है मुंबई। ठीक है, प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स विश्व के सभी शहरों का इंडेक्स है। यह सूची इस सूची में दुबई को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि मियामी यूएसए को दूसरी रैंक मिली है। भारत के 3 शहर इस सूची में शामिल किए गए हैं, मुंबई 22वीं रैंक, बेंगलुरु 27वीं रैंक और दिल्ली 36वीं रैंक। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन की थीम क्या रही है। तो इसकी थीम रही है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। ठीक है, ये 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया था सम्मेलन, और इसकी थीम रही है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक थी। तो भारत की रैंक कितनी थी? 101वीं थी। कितनी? 101वीं थी। यह सूचकांक इंसीड और ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट एवं पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 की थीम क्या रही है। तो इसकी थीम रही है रेलवे सुरक्षा रणनीति, भविष्य के लिए तैयारी और दृष्टिकोण। ठीक है, इसका आयोजन जो है जयपुर राजस्थान में किया गया। ठीक है, थीम जान ही रहे हैं, रेलवे सुरक्षा रणनीति, भविष्य के लिए तैयारी और दृष्टिकोण। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फरवरी 2023 में G20 पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ। तो पहली बैठक का आयोजन किया गया था कच्छ के रण में। ठीक है, G20 पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन धोरडो कच्छ के रण गुजरात में किया गया। इस बैठक का उद्देश्य पर्यटन, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और स्टार्टअप को बढ़ावा देना था। तो ऑप्शन हमारा डी है। अगला है भारत के पहले STM यानी स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है चेन्नई में। ठीक है, इसका उद्घाटन चेन्नई में 12 जनवरी को किया गया। यह अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है।
इस कार्यक्रम का सहयोगी राज्य तमिलनाडु है। यह छात्रों और प्रशिक्षकों के बीच वन स्टॉप समाधान के रूप में तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखेगा, ऑप्शन में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है फरवरी 2023 में कृषि दर्शन एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था हिसार में। कहाँ पे? हिसार में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला है जनवरी 2023 में NMDC द्वारा किस महिला मुक्केबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है निखत जारीन को। निखत जारीन को NMDC ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये जो है 2022 के राष्ट्रमंडल के खेल में निखत जारीन ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? पहला है स्थानीय संरक्षण के तहत जीवों और वनस्पतियों को उनके वास्य क्षेत्र में ही संरक्षित किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान को स्थानीय संरक्षण के तहत शामिल नहीं किया गया है, दूसरा गलत है, शामिल किया गया है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब थोड़ा जान लीजिए कि स्थानीय में किसको किसको शामिल किया गया है। तो स्थानीय में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, समुदाय एवं संरक्षण आगार, पवित्र उपवन, समुद्री संरक्षित क्षेत्र और बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत वानस्पतिक उद्यान को शामिल नहीं किया गया है, वो XC2 में यानी बाह्य स्थानीय में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के तहत अल्फा विविधता का संबंध है। तो अल्फा विविधता का संबंध होता है एक निश्चित पारितंत्र में उपस्थित प्रजातियों की संख्या से। ठीक है, तो जान लीजिए अल्फा विविधता क्या है। किसी निश्चित पारितंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों की संख्या को अल्फा विविधता कहते हैं। इसकी सहायता से विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली पालतू, जंगली जीव और पादप प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग WG रोजेन ने वर्ष 1985 में किया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, परमाफ्रॉस्ट मृदा टुंड्रा बायोम में पाई जाती है, गलत है। क्यों? क्योंकि परमाफ्रॉस्ट मृदा टुंड्रा बायोम में पाई जाती है। परमाफ्रॉस्ट अथवा पूछा है सही कथन को चुने। ठीक है, तो पहला सही है, सही कथन चुनना है। ठीक है, तो परमाफ्रॉस्ट मृदा जो है वो टुंड्रा बायोम में पाई जाती है, सही है। ठीक है, और परमाफ्रॉस्ट अथवा स्थायी तुषार भूमि वह मिट्टी है जो 2 वर्षों से अधिक अवधि से 0 डिग्री सेल्सियस यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान पर जमी हुई अवस्था में रहती है। ठीक है, इस मिट्टी में पत्तियां टूटे हुए वृक्ष आदि के बिना क्षय हुए पड़े रहते हैं। इस कारण यह जैविक कार्बन से समृद्ध होती है। ठीक है, दूसरा होता है यह जैविक कार्बन से समृद्ध होती है, तो दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी दोनों सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में। पहला है, यह विषुवत रेखा के निकट पाए जाते हैं, सही है। यहाँ वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ये भी सही है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये भी सही है। इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है, नहीं, इन्हें मानसूनी वन नहीं कहा जाता है, ये गलत है। बल्कि इन्हें जो है मानसूनी वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को कहा जाता है, इसलिए डी गलत है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा के निकट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो पहला है, ज्वार नदमुख में नदियां डेल्टा का निर्माण करने के बाद समुद्र से मिलती हैं, गलत है। क्यों? क्योंकि ज्वार नदमुख सागर और नदी पारितंत्र का मिलन स्थल होता है। ज्वार नदमुख में नदियां डेल्टा का निर्माण ना करके सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है, पहला गलत है। दूसरा है, नर्मदा, तापी, माही और मांडवी आदि नदियां ज्वारमुख का निर्माण करती हैं, तो दूसरा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दूसरा सही। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, चुनाव कीजिए।
पहला कथन हमारा कहता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी। गलत है। क्यों? क्योंकि जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी। इसे पहले हैली के नाम से जाना जाता था। अच्छा, सही कथन का चुनाव करें तो पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी। पहले इसे हैली के नाम से जाता था। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो पहला हमारा सही है। पहला हमारा सही है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी। सही है। दूसरा है यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है, जो कि लखीमपुर खीरी जिले में है, जिसे 1968 में वन्यजीव अभ्यारण्य तथा 1977 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ठीक है, तो दूसरा हमारा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही देखना है तो ऑप्शन सी हमारा केवल पहला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कब जैव मंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर के रूप में नामित किया गया? तो ये नामित किया गया था 2011 में। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 1981 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया और इसे 25 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित है? सही कथन का चयन करना है। पहला है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद जो है विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यह भी सही है। पृथ्वी दिवस 23 मार्च को नहीं बल्कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी हाल ही में बनाया गया है। ठीक है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तीसरा गलत है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। केवल पहला और दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? पहला है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो दीर्घ ज्वार आता है। सही है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध रेखा में प्रत्येक पूर्णमासी और अमावस्या को होते हैं। ये भी सही है। दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी दशाएं महासागरीय धाराएं उत्पन्न करने में सहायता करती हैं? तो ये दशाएं होती हैं जल की लवणता, महाद्वीपों का आकार, तापमान, पृथ्वी की परिभ्रमण गति और स्थानीय पौने, यानी सारी दशाएं हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता पढ़े होंगे ज्योग्राफी में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के किस भाग से संबंधित होती है? तो ये संबंधित होती है आपकी ऊपरी भूपर्पट्टी और निचली भूपर्पट्टी से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश आर्कटिक रेखा पर अवस्थित नहीं है? आर्कटिक रेखा आपने देखी होगी। आर्कटिक रेखा पर जापान जो है अवस्थित नहीं है, बल्कि ग्लोब पर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। इस पर जो देश हैं वो कनाडा है, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, रूस, नॉर्वे, स्वीडन और अलास्का है। ठीक है, तो इसमें जापान नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन हमारा कहता है कि आयन मंडल में उपस्थित गैसों के कण विद्युत आवेशित होते हैं। सही है। इस मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। ये भी सही है। तो दोनों हमारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला है मोरिकल्चर शहतूत की खेती। सही है। मेरीकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन, यह भी सही है। सेरीकल्चर रेशम होता है। एपीकल्चर फलों का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। ठीक है, हार्टिकल्चर के तहत फलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ कोयला उत्पादक क्षेत्र है, एक तरफ देश दिया हुआ है। ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला है अल्पेशियन क्षेत्र, अमेरिका में है कोयला उत्पादक क्षेत्र, बिल्कुल सही है। रूर घाटी फ्रांस में नहीं है, बल्कि रूर घाटी कहाँ है? जर्मनी में है। यह प्रश्न कई बार आया है, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो रूर घाटी आपकी जर्मनी में है। ठीक है, और तीसरा है ट्रांसवाल, आपकी दक्षिण अफ्रीका में है, सही है। और रेड बेसिन है चीन में, ये सही है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस द्वीप की भौगोलिक अवस्थिति हिंद महासागर में नहीं है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा द्वीप है जिसकी भौगोलिक स्थिति हिंद महासागर में नहीं है? तो वो है आपका कनारी द्वीप। ठीक है, कनारी द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है। वर्तमान में इस पर स्पेन का अधिकार है। मेडागास्कर, सेशेल, डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। डियागो गार्सिया एक ज्वालामुखी द्वीप है। इस पर अमेरिका का एक नौसैनिक बेड़ा भी है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर का सीमावर्ती देश नहीं है? कैस्पियन सागर को मैप में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो उसमें से तुर्की जो है आपको सीमावर्ती देश नहीं दिखेगा, बल्कि कुछ देश हैं जो कैस्पियन सागर से जुड़े हुए हैं, वो आप जान लीजिए। पहला है रूस, फिर तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान एवं कजाकिस्तान। यह यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यूराल और वोल्गा नदी इसी में आकर मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ मरुस्थल है, एक तरफ देश दिया हुआ है। ठीक है, पहला है सोनरन। सोनरन मरुस्थल जो है मैक्सिको में है, कि ना कि कनाडा में। कहाँ है? मैक्सिको में। ठीक है, इस तरह प्रश्नों को ध्यान से देखते चलेंगे। तो पहला हमारा ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा है अल-नफूस, सऊदी अरब में है, सही है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान और लोपनर चीन में है। ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ट्स मैदानों का निर्माण होता है। तो कार्ट्स मैदानों का निर्माण कहाँ होता है? चूने के प्रदेशों में। कहाँ पे? चूने के प्रदेशों में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला है, अफ्रीका का ओवन बांध किस नदी पर है स्थित है? तो अफ्रीका का ओवन बांध जो स्थित है वो श्वेत नील नदी पर स्थित है। ठीक है, सोनार बांध नीली नदी पे है। ठीक है, आसमान बांध नील नदी पे, और इग्ना बांध जायरे नदी पे है। तो सबके बारे में बता दिया, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप निम्नलिखित में से किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो ये है अराकान योमा का है। ठीक है, अराकान योमा, जिसे अराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं, पश्चिमी बर्मा की एक पर्वतमाला है जो उस देश की भारत से सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है, टोडा, कोटा, कुरुम्बा, इरुला, पनियान, कुट्टिनाइकड़ जनजातियां किस क्षेत्र में निवास करती हैं? बहुत आसान है, तो यह नीलगिरी पर्वत में निवास करती है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक स्थान कहा जाता है? तो ये स्थान होता है इरोड। कौन सा स्थान? इरोड। इरोड जो है ये आपका तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। ठीक है, आसपास के क्षेत्र में हल्दी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रमुख हल्दी उत्पादक स्थान होने के कारण इसे पीला नगर भी कहते हैं। ठीक है, इरोड जो है विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक क्षेत्र है, ये जरूर याद रखेगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है, भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, राउरपुर और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का সময়काल 1956 से 1961 तक था। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना एक जर्मनी कंपनी की सहायता से 1961 में की गई थी। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1956 में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है?
तो इसमें से जो है आपका उड़ीसा जो है बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, ठीक है। यह भारत के आधे से अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों और उनकी सहायक नदियों के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पहला है यमुना सिंध बेतवा केन सही है, ठीक है। यमुना सिंध बेतवा केन सही है। दूसरा है ब्रह्मपुत्र दिबांग लोहित तीस्ता, ये भी सही है, मतलब सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की दिबांग लोहित और तीस्ता। तीसरा है नर्मदा पूर्ण गिरना और अमरावती, गलत है। क्यों? क्योंकि नर्मदा की सहायक नदियां तवा कावेरी चोरल मान है, ठीक है। फिर है चौथा कृष्णा प्राणहिता मूसी सिलेरू, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि कृष्णा की सहायक नदियां हैं भीमा पलेरू कोयना तुंगभद्रा, ठीक है। तो तीसरा चौथा गलत है हमारा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सही नहीं है पूछा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो ये आपकी निकलती है अरावली से। कहाँ से? अरावली। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में स्थित अरावली की पहाड़ियों से होता है। 45 किलोमीटर राजस्थान में बहने के पश्चात यह खंभात की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। गुजरात में इसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। बाकल, हथमती, बेतरेक, माजम और सई इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसकी? लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो ये राज्य हैं आपके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कौन से? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1949 में शुरू हुआ और 1953 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ठीक है। इसकी उत्पादन क्षमता 127 मेगावाट है, ठीक। तो 1949 में शुरू हुआ और 1953 में जो है ये मतलब बन के तैयार हो गया, तो 53 से ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2005 में की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो भीमा बेसिन आपका स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक के भीमा बेसिन में यूरेनियम की खोज वर्ष 1995 में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोहे की जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता होती है आपकी ऑक्सीजन और जल की, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। टांका मिश्र धातु है, बहुत आसान प्रश्न है। टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है टांका, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। इसका गलनांक बहुत कम होता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? बहुत आसान प्रश्न है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ब्लीचिंग, हाँ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 एक कार्बनिक यौगिक है। ब्लीचिंग पाउडर एक हल्के पीले रंग का पाउडर होता है जिसमें क्लोरीन की तेज गंध होती है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, रसोई की गैस एक मिश्रण है। तो रसोई की गैस किसका मिश्रण है? वो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का, ठीक है। किसका? प्रोटेन और प्रोपेन का। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता है? तो उसमें जो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती रहती है जिसके कारण ऊर्जा का निरंतर सृजन होता रहता है, ठीक। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। तो उसके लिए आवश्यकता पड़ती है जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाने की, ठीक है। ऑप्शन बी सही है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंडो ग्रीक शासकों के से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इंडो ग्रीक से पूछा है। तो पहला है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य इंडो ग्रीक शासकों ने किया, यह सही है। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्कों पर लेख के साथ साथ शासकों की आकृति भी होती थी, ये भी सही है। द्विभाषा एवं द्विलिपि वाले सिक्के बंद करने का श्रेय कनिष्क को दिया जाता है, यह भी सही है। तो तीनों सही हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी। अगला है ब्राह्मण ग्रंथों में शिव को कहा गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में शिव को क्या कहा गया है? सहस्त्रार्च, सहस्त्रार्च कहा गया है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में शिव को सहस्त्रार्च कहा गया है। शिव प्रागैतिहासिक देवता हैं। शिव को ऋग्वेद में रुद्र, भिषजों का भिषज तथा पशुओं का रक्षक कहा गया है। यूनानियों ने शिव को डायनोसस कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है। पहला है स्कंदगुप्त वंश का अंतिम शासक महान शासक था, सही है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है, यह भी सही है। शोपिया अभिलेख का में गुप्तों की वंशावली का वर्णन है, यह भी सही है। स्कंदगुप्त पहला शासक था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, गलत है। बल्कि जो है पुरुषगुप्त पहला शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, पुरुषगुप्त। ठीक है, पुरुषगुप्त, ये याद रखेगा। पुरुषगुप्त जो है पहला शासक था, पुरुगुप्त, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, पुरुगुप्त, पुरु ये पा है। ठीक है, पुरुगुप्त, पुरुगुप्त जो है पहला शासक था जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। जबकि स्कंदगुप्त हिंदू धर्म को अनुयायी था, उसने भीतरी में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किस कथन में संधवकालीन स्थल से संबंधित है? तो संधवकालीन स्थल से कौन सा संबंधित है? पहला है यहाँ से झूकर झांगड़ संस्कृत का प्रवेश मिलता है। यहाँ से खिलौने बनाने के कारखाने का प्रमाण मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक ईंट पर कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा किया जाने का चिन्ह मिलता है। तो जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये किसके बारे में बात हो रही? तो ये बात हो रही है चौहनदोड़ों के बारे में। किसके बारे में? चौहनदोड़ों। महिला सौंदर्य प्रसाधन, काजल, लिपस्टिक इत्यादि के भी प्रमाण जो है यहीं से मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला है मुद्रा राक्षस, लेखक विशाखदत्त। सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष, सही है। हरिकेल धनंजय नहीं है, बल्कि हरिकेल के लेखक विग्रहराज हैं। कौन है? विग्रहराज। ठीक है, हरिकेल के लेखक कौन है? विग्रहराज हैं। और जबकि 10 रूपक के लेखक धनंजय हैं। ठीक है, तो धनंजय किसके हैं? धनंजय हैं 10 रूपक के, रूपक। और हरिकेल के कौन है? विग्रहराज। मृच्छकटिकम के शूद्रक हैं, जानते ही हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे भारत में परमाणुवाद की स्थापना के आरंभ का श्रेय दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है उलूक कणाद को। परमाणुवाद की स्थापना के आरंभ का श्रेय उलूक कणाद को दिया जाता है। ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची को मिलाना है। ठीक है, पहला है इनाम गांव जो है, इनाम गांव दिया है। ये मातृ देवी मंजूषा की मूर्ति इत्यादि यहाँ से मिली थी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला का ए का चौथा। ठीक है, दूसरा है दायमाबाद से टेराकोटा का पैमाना पुरोहित आवास मिला था। ठीक है, तो दूसरा है बी का 1। नौदा टोली जो है अग्निवेदिका मिली थी। और आहार से पैर से 40 चक्के मिली थी। तो कौन सा ऑप्शन इस हिसाब से सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी से। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय उत्तरापथ प्रांत की राजधानी क्या थी? तो उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। कौन सी? तक्षशिला थी। विद्रोह के समय तक्षशिला का गवर्नर सुशीस था।
ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, पहला है चाइना क्ले सोनभद्र में, डोलोमाइट बांदा में, जिप्सम श्रावस्ती में नहीं, बल्कि जिप्सम जो है आपका झांसी तथा हमीरपुर, झांसी हमीरपुर, ठीक है। जिप्सम जो है उत्तर प्रदेश के झांसी तथा हमीरपुर जिले में पाया जाता है। इसका मुख्य रूप से प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा मतलब सी सही नहीं है। सिल्का बैंड प्रयागराज में मिलता ही है, जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन ताप विद्युत परियोजना नहीं है। ताप विद्युत परियोजना इसमें से कौन सी नहीं है? खारा नहीं है। कौन सी? खारा। खारा जल विद्युत परियोजना सहारनपुर में यमुना नहर पर स्थित है। यह 72 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। शेष तीनों जो है हरदुआगंज विद्युत परियोजना, अनपरा विद्युत परियोजना और मेजा विद्युत परियोजना ताप विद्युत परियोजना है। ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है। पहला है जो है यमुना गंगा की सहायक नदी है, सही है। उत्तर प्रदेश में गंगा के बाईं ओर रामगंगा मिलती है, ये भी सही है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश के गंगा के दाईं ओर घाघरा मिलती है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में गंगा के बाईं ओर मिलने वाली नदी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, और दाईं ओर जो मिलती है उसमें यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा और कर्मनाशा है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही नहीं। अगला है सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला है बाणसागर नहर परियोजना सोन नदी पे है। रामगंगा नहर परियोजना रामगंगा नदी पे है। राजघाट नहर परियोजना बेतवा नदी पे है, सही है। और धशान नहर परियोजना कर्मनाशा नदी पे नहीं है, बल्कि ये आपका जो है बेतवा नदी पे है। किसमें? बेतवा नदी पे। तो ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कि जो है उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में हुई थी, सही है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, बघेलखंड एवं भोजपुरी क्षेत्र हैं, दूसरा सही है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सुमेलित नहीं है। एक जिला एक उत्पाद के बारे में पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं है। तो पहला है प्रयागराज में मूंज, रायबरेली में कास्टेल, पीलीभीत रेशम उत्पादन नहीं, बल्कि जो है पीलीभीत बांसुरी उत्पादक है, ठीक है। रेशम उत्पादन में वाराणसी है, रेशम के लिए वाराणसी है, यह याद रखेगा। और पीलीभीत है आपका बांसुरी, बांसुरी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही नहीं है। प्रतापगढ़ में आंवला है, जानते ही। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है आपका अंडमान और निकोबार, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य दिया गया है, एक तरफ 10 की है जनसंख्या वृद्धि दी गई है, ठीक है। और पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है बिहार की 25.42 सही है। झारखंड की 22.42 सही है। उत्तर प्रदेश की 20.23। उत्तराखंड की 19 नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की जो है 10 की जनसंख्या वृद्धि है वो 18.81% है। कितना? 18.81%। और अगर जो है 19.20 या 90% की बात की जाए तो ये है आपके हरियाणा की जनसंख्या, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही नहीं है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है, तो ये जिला आपका है मेरठ, ठीक है। मेरठ जो है सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में कितने % की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है आपकी 14%। कितना? 14%। ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगले है निम्न में से कौन सदस्य
कौन संसद सदस्यों की निर्भरता संबंधी मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है? तो ये सलाह जो है दी जाती है निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग भारत का एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान वर्णित है। भारत के निर्वाचन आयोग के प्रमुख जो कार्य हैं वो जिनमें भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण, निर्वाचक नामावली तैयार करना और योग्यता मतदाताओं को पंजीकृत करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उसके लिए चुनाव चिन्ह आवंटित करना, निर्वाचन के समय आचार संहिता का निर्माण करना और साथ ही साथ संसद सदस्यों की निर्भरता संबंधी मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्न में से किसके द्वारा हटाया जाता है? तो ये हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। किससे? राष्ट्रपति द्वारा जो है ये हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है? सत्य नहीं है पूछा है। पहला है, इसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है, ये सही है। यह एक न्यायिक निकाय है, गलत है। वित्त आयोग जो है एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ना कि न्यायिक निकाय है। फिर सी है, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, सही है। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा बी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे देता है? तो ये त्यागपत्र उसके द्वारा दिया जाता है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार महान्यायवादी का कार्यकाल में से कौन सा होता है? तो महान्यायवादी का कार्यकाल होता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है। संविधान में इसके कार्यकाल का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात इसे राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। परंपरा के अनुसार सरकार बदलने के साथ ही यह त्यागपत्र दे देता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल में शामिल होता है? तो गवर्निंग काउंसिल में शामिल होने वाले होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीनों सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग का अध्यक्ष प्रायः भारत का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है? तो वो आयोग आपका होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन सा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में एक न्यायिक निकाय है जिसका गठन संसद में पारित एक अधिनियम के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी आपकी 2005 में। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई थी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग एक संस्था है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह आपकी संस्था है बहुसदस्यीय। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है, बहुउद्देशीय योजना। ठीक है, इनमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा वर्ष में 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है, इसका गठन वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक संकल्प के द्वारा हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन सहकारी समितियों से संबंधित है? बहुत आसान प्रश्न है। तो सहकारी समितियों से संबंधित है जो है 97वां संविधान संशोधन। कौन सा? 97वां संविधान संशोधन। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके भारत परिषद अधिनियम 1961 का। ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता यूएसए के संविधान से नहीं ली गई है? ठीक है, यूएसए के संविधान से नहीं ली गई है तो वो विशेषता है विधायी प्रक्रिया। संविधान के निर्माण में अनेकों संविधान से जो है विशेषताएं ग्रहण की गई हैं। मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग एवं उपराष्ट्रपति का पद जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है, और विधायी प्रक्रिया जो है आपके ब्रिटेन से संविधान से ली गई। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था? तो मूल प्रस्तावना में आपका शब्द नहीं था पंथ निरपेक्ष। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया 1976 के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर इसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा अनुच्छेद 20 का भाग है? तो अनुच्छेद 20 का भाग कौन सा है? विधियों के भूतलक्षी प्रभाव से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्व समाजवादी तत्वों में शामिल नहीं किया गया है? समाजवादी तत्वों में जो शामिल नहीं किया गया है वो है ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में एक गांधीवादी निदेशक तत्व है। ठीक है, और बाकी तीनों जो है गरीब नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, निःशुल्क विधिक सहायता प्रबंधन और मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध करना, ये आपके समाजवादी तत्वों में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति नहीं की जाती है वो है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? राज्यसभा में संकल्प पारित करके। ठीक है, तो 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है और उस जो है राज्यसभा में संकल्प पारित करना पड़ता है, उससे जो है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो राज्यपाल किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। सही है, बिल्कुल सही है। और जो है दूसरा है, राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा दी गई किसी सज़ा को माफ़ कर सकता है। गलत है। क्यों? क्योंकि सैनिक न्यायालय द्वारा दी गई सज़ा को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता है। राज्यपाल नहीं माफ़ कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कमांडर पूछा है, तो सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। ठीक है, यह देश में युद्ध अथवा शांति की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला कथन है, इसका सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है। सही है। दूसरा कथन है, इसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री के प्रति होता है। गलत है। पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि इसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति होता है, ना कि मुख्यमंत्री के प्रति, क्योंकि इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी की जाती है। यह संस्था इसके अतिरिक्त वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट भी जारी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों द्वारा संचालित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है शंघाई में है। ठीक है, कहाँ है? शंघाई में। इसका जो है स्थापना 2014 में ब्राज़ील के फोर्टेलेज़ा में आयोजित छठे ब्रिक्स सम्मेलन में किया गया था। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB का मुख्यालय बीजिंग में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत में रुपए की परिवर्तनीयता से संबंधित अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कि अच्छा पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है भारत में अभी सिर्फ पूंजी खाते पर रुपए की परिवर्तनीयता उपलब्ध है। गलत है। क्यों? क्योंकि भारत में अभी चालू खाते पर रुपए की परिवर्तनीयता उपलब्ध है, पूंजी खाते पर नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हाँ ठीक है। इस प्रकार भारत में रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता पाई जाती है, तो पहला गलत है। दूसरा है रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता पर विचार करने के लिए एसएस तारापोर समिति का गठन किया गया था, तो दूसरा हमारा सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। सॉरी, पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है हो जाएगा, पहला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे कर राजस्व प्राप्ति में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो कर राजस्व प्राप्ति में किसे शामिल किया जाता है? शामिल किया जाता है भू राजस्व को और स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क को। किसको? भू राजस्व को और स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क को शामिल किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। ब्याज प्राप्तियां और जो है बाह्य सहायता को कर राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये सबसे पुराना है इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसके द्वारा जारी सूचकांक सेंसेक्स है जिसमें कुल 30 कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का गठन कब किया गया था? तो सेबी का गठन किया गया था, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। 12 अप्रैल 1988 में जो है सेबी का गठन किया गया था। ठीक है, और वर्ष 1992 में एक अध्यादेश के द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा प्रमुख कार्य देश के पूंजी के बाजार का नियमन करना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शेयर बाजार में किसी व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध स्टॉक से अधिक शेयर के विक्रय का सौदा किया जाना क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। यानी शेयर बाजार में किसी व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध स्टॉक से अधिक शेयर के विक्रय का सौदा किया जाना तथा उसकी पूर्ति किसी अन्य स्रोत से किया जाना शॉर्ट सेलिंग कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मसाला बॉन्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मसाला बॉन्ड के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है इसे विदेशी बाजारों से धन जुटाने हेतु जारी किया जाता है। सही है। इसे विदेशों में स्थानीय मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में जारी किया जाता है। यह भी सही है। प्रथम मसाला बॉन्ड वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी किया गया। ये सही है। फिर है मसाला बॉन्ड के द्वारा एकत्रित धनराशि का उपयोग रियल इस्टेट के गतिविधियों में किया जाता है। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मसाला बॉन्ड के द्वारा एकत्रित धनराशि का उपयोग रियल इस्टेट के लिए गतिविधियों के लिए नहीं किया जाता, बल्कि जो है अन्य गतिविधियों के लिए किया जाता है। और प्रथम मसाला बॉन्ड अवसंरचना परियोजना के वित्त पोषण हेतु जारी किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफएसडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो एफएसडीसी का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही होता है। सी सही हो गया। वर्ष 2010 में इस संस्था की स्थापना देश के संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने और विभिन्न वित्तीय नियामक संस्थाओं के मध्य समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2015 में प्रारंभ नहीं की गई थी? 2015 में प्रारंभ नहीं की गई थी, तो उसमें से है जनधन योजना। क्यों? क्योंकि जनधन योजना का प्रारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। तो 2014 में इसका प्रारंभ किया गया था, ना कि 2015। बल्कि तीनों योजनाओं का जो है अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना तीनों एक ही दिन शुरू हुई, 9 मई 2015 को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला है दिवालिया और संशोधन अक्षमता संहिता यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था आपका 2016 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो यूपीएससी में भी पूछा जाता है, आप यहाँ भी पूछा जाएगा, तो इसके लिए रेडी रहिएगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है 2016 में लागू किया गया। इसके तहत कारपोरेट क्षेत्र में दबावग्रस्त यानी जो सप्रेस्ड जो एसेट्स होती हैं उससे निपटने के लिए विभिन्न तरह के उपाय किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है रेखी समिति किससे संबंधित है? तो रेखी समिति का संबंध जो होता है अप्रत्यक्ष कर मामलों से होता है। ठीक है, मौद्रिक ढांचे के मूल्यांकन से उर्जित पटेल समिति, बैंकिंग सुधार से नरसिंहन समिति और वित्तीय सुधार से रघुराम राजन समिति संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर मामलों से रेखी समिति संबंधित। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वाधिक तरलता किस में पाई जाती है? तो सर्वाधिक तरलता पाई जाती है M1 में। ठीक है, M1 क्या है? मुद्रा पूर्ति की माप। M1 में सर्वाधिक तरलता पाई जाती है। M2, M3, M4 में जो तरलता पाई जाती है उसमें M1 जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों में मांग जमा प्लस बैंक के पास अन्य जमा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत कितनी जनसंख्या से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है आपके 1 लाख से अधिक जनसंख्या वालों। ठीक है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 शहरों को शामिल किया गया है। यह मिशन वर्ष 2015 में आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु तो कितने बायो इनपुट रिसर्च स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये हैं 10,000। कितने? 10,000। ठीक है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए है ये योजना। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र कितने रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा? तो यह जमा सुविधा है 2 लाख तक की। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ भी सही है। अगला है राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुल सिद्धांत में कौन सा राजवंश सम्मिलित नहीं था? तो उसमें सम्मिलित जो नहीं था वो था चंदेल। ठीक है, चंद्रवरदायीकृत पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुल सिद्धांत का वर्णन मिलता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत मान्यता है कि माउंट आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा 40 दिन तक किए गए यज्ञ की अग्नि से 4 राजपूत जातियों प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय हुए? तो ये आक्रमण हुए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है और पूछा है सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन वारकारी विट्ठल या विठोवा की उपासना करते थे, वहीं धारकरी भगवान राम की पूजा करते थे। सही है। फिर जो है उसके बाद धारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत एकनाथ और रामदास थे, जबकि वारकरी संप्रदाय के संस्थापक तुकाराम थे। दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित यात्रियों और समकालीन शासकों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला है इब्न बतूता। ठीक है, पूछा है सही कौन सा है? पहला है इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के समय, बिल्कुल सही है। दूसरा है निकोलो कोंटी देवराय द्वितीय के समय नहीं, बल्कि निकोलो कोंटी देवराज प्रथम के समय। किसके समय? देवराज प्रथम के समय आया था, देवराज प्रथम। ठीक, उसके बाद अब्दुल रज्जाक है। अब्दुल रज्जाक जो है देवराय प्रथम के समय नहीं, बल्कि ये जो है देवराय द्वितीय के समय आया था, द्वितीय हो जाएगा यहाँ पे, तो तीसरा भी गलत है। चौथा है एथेनस निकितिन मोहम्मद तृतीय के समय आया था, तो ये सही है। तो पहला और चौथा हमारा सही है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। एक तरफ किताब है, एक तरफ लेखक दिया हुआ है। किताबुल हिंद की लेखक हैं अमीर खुसरो, सही है। तबकाते नासरी अलबरूनी, सॉरी किताबुल हिंद जो है अमीर खुसरो नहीं, किताबुल हिंद जो है रचना अलबरूनी द्वारा अरबी भाषा में रचित किया गया था। ठीक है। तबकाते नाजरी का जो है मिन्हाज उस सिराज है। कौन है? मिन्हाज उस सिराज हैं इसके रचनाकार। ठीक है। फिर तीसरा है मिफ्ताह उल फुतूह, मिफ्ताह उल फुतूह की रचना अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है। और तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, बाकी तीनों ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित जनजाति आंदोलन और उनके क्षेत्र के विषय में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो सुमेलित नहीं है पूछा है। कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, सही है। भील विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि राजस्थान में। बहुत आसान प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। भील विद्रोह राजस्थान में हुआ था। ठीक है। यह विद्रोह भीलों द्वारा गुरु गोविंद सिंह द्वारा किए गए सुधारों से प्रेरित था। नायकदा विद्रोह गुजरात में किया गया, ये सही है। और अहोम विद्रोह असम में, ये सही है। तो ऑप्शन हमारा बी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गवर्नर जनरल और उनके कार्यों से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है। पहला है कि जो है दास प्रथा का अंत एलन बरो ने किया था। ठीक है। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था, यह भी सही है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता लिटन नहीं था बल्कि चार्ल्स मेटकाफ था। कौन सा था? चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है। तो तीसरा हमारा गलत है। और ठगों का अंत विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया, यह सही है। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड स्लो है तो आप स्पीड को 1.2 या 1.5 पे करके देख सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है। पहला है गुरुवायूर सत्याग्रह के कल्लप्पन के समय। ठीक है। गुरुवायूर के कल्लप्पन के समय, सही है। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी स्वामी नायकर के समय, ये भी सही है। मानव धर्म सभा देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं बल्कि मानव धर्म सभा की स्थापना जो है पश्चिम भारत में मंचाराम द्वारा की गई। किसके द्वारा? मंचाराम, ये याद रखिएगा, मंचाराम द्वारा की गई। तो सी हमारा सही नहीं है। परमहंस पंडित को गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन में हिंदू राज्य की स्थापना का नारा दिया गया था? तो ये नारा दिया गया था फड़के आंदोलन में। फड़के आंदोलन में हिंदू राज्य की स्थापना का नारा दिया गया था। यह आंदोलन 1879 में महाराष्ट्र में हुआ। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता वासुदेव बलवंत फड़के थे। फड़के ने रामोशी तथा महाराष्ट्र के किसानों को संगठित करके इस आंदोलन को चलाया था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? पहला है जो है 1991 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, सही है। 1991 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। दूसरा है बंगाल विभाजन को रद्द करने के बाद उड़ीसा और बिहार को पुनः बंगाल में शामिल किया गया, गलत है। क्यों? क्योंकि उड़ीसा विभाजन को रद्द करने के बाद उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया, ना कि शामिल कर दिया गया। ठीक है। तो दूसरा हमारा गलत है। तो पूछा सत्य, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 सही है। गुरु का बाग सत्याग्रह 1922 सही है। फिर वायकाम सत्याग्रह 1928 गलत है, बल्कि वायकाम सत्याग्रह 1924 में हुआ था। कब? 1924 में। और तारकेश्वर आंदोलन 1924 में सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। एक तरफ संस्था है, एक तरफ संस्थापक है। ठीक है। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। इंडिया पहला है भारतीय गणतंत्र सेना सूर्यसेन संस्थापक रहे हैं, सही है। लाहौर छात्र संघ भगत सिंह सुखदेव, ये भी सही है।
अभिनव भारत वीडी सावरकर द्वारा नहीं, अभिनव भारत वीडी सावरकर द्वारा हैं, ठीक है। सूर्यसेन, भगत सिंह, सुखदेव, वीडी सावरकर, अभिनव भारत, तीनों सही हैं। इंडिया सोसाइटी लाला हरदयाल द्वारा नहीं, बल्कि इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1906 में पेरिस में मैडम भीकाजी कामा द्वारा की गई थी, ठीक है। तो मैडम है भीकाजी, ठीक है, भीकाजी कामा पूरा नाम है। इनके द्वारा जो है इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1906 में पेरिस में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सम्मिलित नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पुस्तकें और उनके लेखकों के गलत युगों की पहचान कीजिए, ठीक है। पुस्तक हैं और गलत युगों की पहचान करनी है। लेखक हैं, पहला है ब्रेक ऑफ इंडिया, ए प्ली फॉर सोशल रिफॉर्म, एनी बेसेंट द्वारा, सही है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया द्वारा, ये भी सही है। द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, वल्लभ भाई पटेल नहीं, बल्कि जो है राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो है सी सही नहीं है, हिंदुत्ववाद वीडी सावरकर द्वारा, ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1928 में गठित मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट का प्रारूप किस नेता द्वारा बनवाया गया था? तो ये नेता थे आपके जो है तेज बहादुर सप्रू। कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने पूरे मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट सौंप दी? तो ये मामला था जो है खेड़ा सत्याग्रह का, ठीक है। फसल न होने के तथा सरकार द्वारा भू राजस्व की छूट की अपील की अनदेखी किए जाने के कारण खेड़ा जिले के किसान अत्यधिक संकट में थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी द्वारा की गई जांच में किसानों की मांग की वैधता की पुष्टि की गई। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है? ठीक है। पहला है, उन्होंने ब्रुसेल्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में भाग लिया, सही है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, यह भी सही है। दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाड़ सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाड़ सत्याग्रह के बारे में पूछा जा रहा है और पूछा है कौन सा कथन सही। इसका नेतृत्व महाराष्ट्र के दलितों के लिए महात्मा गांधी ने किया, गलत है। क्यों? क्योंकि इसका नेतृत्व जो है डॉक्टर अंबेडकर ने, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था और इसे चावदार तालाब सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है, यह वर्ष 1932 में ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचायत का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था, ये गलत है। दोनों गलत है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। पूछा है कौन सा सही है, तो ना तो पहला सही है ना तो दूसरा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धरसना सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? धरसना सत्याग्रह के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है, यह गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया गया था, गलत है। क्यों? क्योंकि धरसना सत्याग्रह 21 मई 1930 को धरसना सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के धरसाड़ा साल्ट बक्स पर छापे के नेतृत्व करने का अधूरा काम संभाला। निहत्थे और शांतिपूर्ण भीड़ को एक क्रूर लाठीचार्ज के साथ मिला। यह ब्रिटिश नमक्कर के विरोध में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो पहला हमारा गलत है। दूसरा, इसका नेतृत्व सरोजनी नायडू और इमाम साहब कर रहे थे, सही है। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू हुआ, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, लुइस विक्टर द ब्रोगली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका द्रव्य की तरंग प्रकृति। किसकी? द्रव्य की तरंग प्रकृति से लुई विक्टर द ब्रोगली संबंधित है। अनिश्चितता के सिद्धांत से हाइजेनबर्ग संबंधित है। नाभिकीय बलों का सिद्धांत से हिडेकी युकावा संबंधित है और अतिचालकता के सिद्धांत से
जान, बॉडी इन संबंधित हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक, सत्य कथन की पहचान करना है। पहला है, जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। बिल्कुल सही है। अवतल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए किया जाता है। गलत है। अवतल नहीं बल्कि कौन सा होता है? उत्तल लेंस। ठीक, फिर है, अबिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है, किसी द्रव की श्यानता ताप बढ़ाने पर घटती है। सही है। द्रव की श्यानता तथा गैसों की प्रकृति होती है। भी सही है। श्यानता क्रांतिक वेग से अधिक वेग में नहीं पाई जाती। यह भी सही है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विटामिन से सवाल पूछा है और सूची मिलाना है। विटामिन B1 होता है थायमिन, जैसे आप जानते हैं। विटामिन के होता है आपका नेप्थोक्यूनोन। विटामिन B6 होता है आपकी पायराडॉक्सिन। और विटामिन H होता है बायोटीन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय एक धड़कन में औसत कितना रक्त पंप करता है? तो ये रक्त पंप करता है 70 ml। ठीक है, मनुष्य का जो हृदय होता है वो एक धड़कन में औसतन 70 ml रक्त पंप करता है। एक धड़कन का अर्थ होता है कि मनुष्य एक हृदय एक बार प्रंकुचित और एक बार प्रसारित हो, अर्थात वह एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को एक धड़कने कहते हैं। और इस प्रकार मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसतन 5 लीटर रक्त पंप कर देता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, प्रश्न है कि पुंकेसर 3 मुख्य भागों में बटा होता है। सही है। स्त्री केसर 4 मुख्य भागों में होता है। यह भी सही है। ठीक है, तीसरा है, किसी पौधे के मुख्य भाग उसकी पत्तियां होती हैं। गलत है। क्यों? क्योंकि किसी पौधे के मुख्य भाग जो है पत्तियां नहीं बल्कि पुष्प माना जाता है, क्योंकि यह प्रजनन में भाग लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सूर्य के प्रकाश में अधिक स्रावित होता है जो त्वचा को गाढ़ा करने के लिए जिम्मेदार है? तो वो होता है आपका मेलेटोनिन। कौन सा होता है? मेलेटोनिन हार्मोन पीलियन ग्रंथि से स्रावित होता है जो हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन देखना है। ठीक है, तो पहला है, मधुमेह 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। सही है। मधुमेह टाइप 2 टाइप 1 से अधिक घातक होता है। ये भी सही है। मधुमेह बेटा कोशिकाओं के निष्क्रिय होने की स्थिति में होता है। ये भी सही है। ठीक है, और अगला अंतिम है हमारा, मधुमेह ग्लूकेगान हार्मोन के अल्पस्राव से होता है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि मधुमेह ग्लूकेगान हार्मोन के अतिस्राव और इंसुलिन हार्मोन के अल्पस्राव से होता है। ठीक है, अर्थात इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करता है और ग्लूकान ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा विषाणु जनित रोग है? पूछा है विषाणु जनित रोग। तो इसमें से विषाणु जनित रोग होते हैं HIV के अलावा गलसुआ। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है पूछा है। स्तनपायी समतापी होते हैं, सरीसृप असमतापी होते हैं, पक्षी असमतापी नहीं होते हैं, बल्कि पक्षी समतापी प्राणी होते हैं, स्तनपायी की तरह समतापी होते हैं।
तो सी हमारा गलत है। और मत्स्य असमतापीय होते हैं, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कूट का प्रयोग करके सही कथन देखना है कौन सा सही है। तो पहला है, सरीसृप और अकशेरुकी जीव होते हैं, गलत है। अकशेरुकी में मेरुरज्जु होता है, यह भी गलत है। दोनों गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। सही क्या हो जाएगा कि कशेरुकी जो होते हैं उनके अंतर्गत उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी और पंछी आते हैं, और अन्य जीव अकशेरुकी के होते हैं। केवल कशेरुकियों में ही रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु होती है। पाए जाने वाले कुछ जीवों का 98% अकशेरुकी होते हैं, तो ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित में से किस भाग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है आपके तने में। ठीक है, नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है, जानते ही हैं। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाए। अगला है, यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत धारा पर प्रभाव पड़ेगा, विद्युत धारा आधी हो जाएगी। ठीक है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने पर विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और यह प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा अपनी आधी रह जाती है। और ठीक है, ये व्योम के नियमानुसार सिद्ध होता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। एंटीबायोटिक के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है, यह सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक पदार्थों को बंद कर देते हैं, सही है। दूसरा है, यह वायरस संक्रमण पर भी कारगर साबित हो सकते हैं, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। क्यों गलत है? क्योंकि जो है एंटीबायोटिक सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्त बना लेते हैं। पेनिसिलिन उसकी इस प्रक्रिया को बाधित कर देता है, जिस कारण से कोशिका भित्त नहीं बना पाते और सरलता से मर जाते हैं। ठीक है, मानव की कोशिकाओं में कोशिका विभिन्न भित्ति नहीं होती है। ठीक है, मानव के कोशिकाओं में कोशिका भित्त नहीं होती है, इसलिए पेनिसिलिन का प्रभाव उन पर नहीं होता है। वायरस जो होता है उसमें बैक्टीरिया के जैसा कोई मार्ग नहीं होता जिसे बाधित करने में उनकी मृत्यु हो जाए। इस कारण से कोई एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण की प्रभावकारी नहीं है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पित्त स्राव द्वारा। किसके द्वारा? पित्त स्राव द्वारा। ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2022 में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पदक तालिका में स्थान रहा है। तो पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है भारत का? तो वो रहा है चौथा। कौन सा? चौथा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है आपका गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में किया गया है। ठीक है, जान लीजिए थोड़ा सा। 36वें राष्ट्रीय संस्करण गुजरात में 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किया गया था। भारतीय सशस्त्र बलों की खेल टीम 28 भारतीय राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और सेवाओं के लगभग 7000 एथलीटों ने 36 विभिन्न केंद्रों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया?
तो ये प्रदान किया गया था शरद कमल को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरद कमल को भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। इन्होंने इस साल राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता था। 40 वर्षीय टेबल टेनिस दिग्गज शरद कमल इस खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में 32वां व्यास सम्मान किसे पुरस्कृत किया गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को ये पुरस्कृत किया गया है। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में किए गए योगदान के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागल खाना को 32वें सम्मान 2022 के लिए चुना गया था, जबकि जाने माने हिंदी लेखक असगर वजाहत को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। उन्हें उनके नाट्य महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे 150 प्रश्न। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।